साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया स्वागत करता हूं आज की इस परिचर्चा में। और आज की परिचर्चा यह है कि साथियों, क्या भारत में भी जेएनजी की आहट शुरू हो चुकी है? क्योंकि कई राज्य हैं जहां पर ऐसी घटनाएं निरंतर घटती जा रही है और पुलिस और प्रशासन और सरकार पूरी तरह से दमन और आंदोलन के ऊपर उतरी हुई है। और इसी कड़ी में लद्दाख का उदाहरण है, वो हमारे सामने है, जहां पर वो लद्दाख जो जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन के बाद में, यानी अभी वहां पर धारा 370 हटाने का दावा किया गया और फिर वहां पर जम्मू कश्मीर राज्य को 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। 2019 की यह घटना है और 2019 में यहाँ के स्थानीय लोगों से बीजेपी सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा या केंद्रीय सरकार है, इसके द्वारा कुछ वायदे किए गए थे, लेकिन उन वायदों की एक तरह से वादा खिलाफी कहा जा सकता है सरकार ने की और उसी के परिणति के रूप में वहां पर असंतोष पनपा। और इस असंतोष ने जो नेपाल में हुआ, जो फ्रांस में हुआ, इसी प्रकार से और भी कई यूरोपीय देशों में जो जेएनजी की आग भड़की, अब ये धीरे धीरे भारत की ओर भी अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी कड़ी में कल जो लद्दाख में जो है इसी प्रकार की हिंसक घटनाएं हुई। वहां पर जो युवा प्रदर्शनकारी है, उन्होंने, हालांकि वो शांतिपूर्ण और संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से अनशन और हड़ताल की, विरोध प्रदर्शन की एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसी का पालन करते हुए अपनी असंतोष की आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। और इसी भूख हड़ताल के दौरान या अनशन के दौरान जो अनशनकारी है, उनकी जब तबीयत बिगड़ने लगी तो जनता में असंतोष पनपा और फिर इसी के साथ साथ में जो है सरकार ने जब दमन किया और वहां पर शांतिपूर्ण धरने और प्रदर्शन के ऊपर रोक के आदेश जारी किए, तो यह आंदोलन है वो हिंसक हो गया और इसी की परिणति के रूप में पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में भयंकर झड़प हुई, जिसमें 4 युवा मारे गए और ये कहा जाता है कि तकरीबन 70 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हुए, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े अभी भी, यानी कि एक तरह से जो है वो नेपथ्य में है। वास्तविकता जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो आ रही है वो अत्यंत भयानक है, भयावह है। तो आज हम इन्हीं बातों के ऊपर, यानी कि एक तरह से चर्चा करेंगे कि क्या लद्दाख जेएनजी की चेतावनी है और जो लद्दाख के जो लोग हैं जो 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं कि उनको उस राज्य को जो है, एक तो उनका जो राज्य है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और उन्हें 6th शेड्यूल में है वो शामिल किया जाए। आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब ने बार बार जो है 5th और 6th शेड्यूल की जो बात है वो उठाई है। और इसी कड़ी में जो 6th शेड्यूल है, जिसमें पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं वो आ जाते हैं, और इसी कड़ी में लद्दाख का जो क्षेत्र है वो भी इसी प्रकार से, यानी कि एक तरह से ऐसा ही क्षेत्र है जहां पर उनकी जो मांग है वो ये है कि उन्हें एक, यानी कि एक तरह से जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ताकि उनकी सांस्कृतिक जो पहचान है वो संरक्षित रह सके। और इसी के साथ साथ में जो स्थानीय उनकी जो जमीन और जो वहाँ के उत्पादन के जो साधन है, उनके ऊपर जो है उनकी मालिकियत हो। और ये उनकी मांग है, वो कोई गलत भी नहीं है। तो इन्हीं बातों के ऊपर जो चर्चा करेंगे, क्या इसके पीछे कारपोरेट को फायदा पहुंचाने की नीति है, वो तो नहीं है। इन्हीं बातों के ऊपर, यानी कि एक तरह से जो है वो हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ चर्चा भी करेंगे कि इसी जेएनजी ने वहां पर बीजेपी कार्यालय को जो है वो भी जला दिया और उसमें जो है आग लगा दी गई। इन बातों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहली बात यह है कि ये जो 6th शेड्यूल है, इसकी मांग है वो क्यों उठी है, और इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश बनना स्थानीय प्रशासनिक ढांचे और संसाधन प्रबंधन में बदलाव हो लेकर आया। और इसी कड़ी में
जो स्थानीय नेता और जो नागरिक है, विशेषकर जो ले एपेक्स बॉडी है और उनके जो युवा समर्थक जिनका नेतृत्व वो सोनम वांगचुक कर रहे हैं, और ये वही सोनम वांगचुक है जिसकी जो 3 इडियट फिल्म बनी थी और उसमें आमिर खान ने जो एक तरह से जो इसका सोनम वांगचुक का ही किरदार निभाया था, फुंगसुक वांगडू के नाम से। ये उसी सोनम वांगचुक को अपने आप में यानी कि एक तरह से एक विजनरी लीडर माना जाता है, एक अच्छे व्यक्ति माना जाता है, जिसको कई प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, और कई जो पेटेंट है वो उनके नाम से है। और अब तक वो 4 बार जो है वो इस प्रकार का जो है आंदोलन, अनशन या भूख हड़ताल वो कर चुके हैं। लेह से जो है पैदल जो है वो दिल्ली आए हैं, और आज के 4 महीने पहले अमित शाह साहब से जो है, गृह मंत्री से जो है उनकी मुलाकात हुई, उनको कुछ आश्वासन दिया और उन्होंने कहा था कि 1 महीने में जो है इसका समाधान निकाला जाएगा, लेकिन वो अभी तक भी पेंडिंग पड़ा है। और इसी की परिणति के रूप में फिर से इस गूंगी बहरी सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए और अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उन्होंने ये अनशन है वो शुरू किया था। और ये उनकी ये मांग थी, वो चाहते थे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के तहत विशेष सुरक्षा और स्वायत्तता के प्रावधान है वो मिले, ताकि जमीन, संसाधन और सांस्कृतिक भाषाई अधिकार उनके सुरक्षित हो सके या संरक्षित हो सके। 6 शेड्यूल क्षेत्रीय स्वायत्तता व संसाधन संरक्षण के संवैधानिक तंत्र के साधन है वो देता है, जो स्थानीय आदिवासी और स्थानीय समुदाय के लिए एक तरह से सुरक्षात्मक है। और ये क्यों इतना संवेदनशील है? क्योंकि स्थानीय समूहों को डर है कि केंद्रीय निर्णयों और बाहरी निवेश से उनकी जमीन, जीवन यापन और पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। और 6 शेड्यूल का आश्वासन उन्हें संवैधानिक संरक्षण देता है, इसलिए यह मुद्दा भावनात्मक भी है और राजनीतिक भी है। माफ कीजिएगा। ये जो छोटा सा एक तरह से हिंसक आंदोलन, जो अहिंसक आंदोलन था, हिंसक कैसे हुआ? शुरुआत इसकी काफी यानी कि एक तरह से शांतिपूर्ण और अनशन या भूख हड़ताल के द्वारा हुई थी। सोनम वांगचुक है वो इसका नेतृत्व कर रहे थे, धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन इसमें ट्रिगर का काम किसने किया? यानी कुछ हड़ताली जो प्रदर्शनकारी है उनका स्वास्थ्य है वो तेजी से बिगड़ने लगा, और ये केवल यानी कि एक तरह से नींबू पानी के सहारे पर है वो बैठे हुए थे। जब जनता को लगा कि इतने दिनों से बार बार जो है अनशन और धरने किए जा रहे हैं और सरकार उनकी बात को सुनने के बजाय अनसुना कर रही है और उन्हें कुचल रही है, तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से जो है स्थानीय जो लोग हैं और जो विशेष रूप से जो युवा हैं उनमें जो है वो असंतोष बढ़ा, और युवा आंदोलन तेज होने पर ये जो कुछ समूह ने यानी कि एक तरह से जो है कुछ रैलियों ने जो है वो एक तरह से हिंसक मोड़ लिया। पत्थरबाजी और सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण हुआ, तो और बीजेपी कार्यालय तथा एक पुलिस वाहन को जो है वो आग लगा दी गई। और इसी के साथ में ये जो आंदोलन है वो अपने आप में हिंसक होता चला गया। जवाब में सुरक्षा बलों ने रबर, लाठी और आंसू गैस तथा गोलीबारी का सहारा लिया, जिसके चलते जो लोग हैं वो मारे गए। और आधिकारिक आंकड़े ये है कि भाई उसमें 4 लोग हैं अभी तक मारे गए हैं, बाकी और कितने लोग मारे गए हैं ये अभी अनुसंधान का विषय है। और ये भी माना जा रहा है कि दर्जनों, लगभग 70 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल भी हुए हैं। और ये दोनों तरफ से यानी कि एक तरह से पुलिस की ओर से भी और इसके साथ साथ में जो है आंदोलनकारियों की ओर से भी घायल हुए हैं। जब लंबे समय तक मांग अनसुनी रहती है और स्थानीय विश्वास टूटता है, तो अशांत समूहों द्वारा चरम कदम उठाने की संभावना बढ़ जाती है, खासकर जब युवा को लगता है कि शांतिपूर्ण रास्ते से काम नहीं हो रहा है। ये जेएनजी की अधीरता और तेज प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति से भी जुड़ा हुआ है। क्या बीजेपी ने उस दौरान जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? 2019 के बाद कई लोगों ने भरोसा जताया कि लद्दाख के अधिकारों और स्थानीय सुरक्षा की रक्षा की जाएगी, परंतु स्थानीय नेताओं और आम जनता का अनुरोध है कि राज्य का दर्जा नहीं मिला और 6 शेड्यूल के संवैधानिक सुरक्षा विस्तार पर तेज निष्कर्ष नहीं निकले। इस बीच स्थानीय स्तर पर संसाधनों का प्रबंधन, नौकरियां और जमीनी सुरक्षा को लेकर नाराजगी बनी रही।
मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि लोगों को लगा कि वादे पूरे नहीं हुए और उनकी चिंताओं को अनदेखा किया जा रहा है। तो ये भी यानी कि एक तरह से जो है वो बात कही जा सकती है कि वादों का यानी कि एक तरह से आंशिक या अपर्याप्त पालन और त्वरित संवैधानिक समाधान न होने की स्थिति ने जो एक तरह से स्थानीय विश्वास है उसको खो दिया और तनाव की ये जो है मुख्य वजह है वो बना है। इसी के साथ साथ में क्या कारपोरेट नीतियां भी इसके लिए जिम्मेदार मानी जा सकती है और ये क्या उनका लक्षित ये उनकी चिंता है। लद्दाख और ऐसे संवेदनशील पारिस्थितिकी इलाकों में बड़े कारपोरेट प्रोजेक्ट जिसमें खनन है, होटलिंग है, अवसंरचना है, सोलर से संबंधित जो पावर प्रोजेक्ट है और इसमें विशेष रूप से जो अडानी समूह को और इसी के साथ साथ में यानी कि एक तरह से जो है अंबानी जो ग्रुप है उनको कुछ फायदा पहुंचाने की आशंका है, वो स्थानीय लोगों को जो है उसमें डर पैदा करने लगी और उनको लगने लगा कि जिस प्रकार से आज सरकार है पूंजीपतियों के लिए देश के संसाधनों को औने पौने दामों पर बेच रही है, औने पौने दामों पर यानी कि एक तरह से जो है उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो ये असुरक्षा की भावना जो है वो लद्दाख में भी यानी कि एक तरह से जो है वो बड़े पैमाने पर देखी गई और इसी ने विशेषकर जो वहां का स्थानीय स्तर का जो भय है कि ये इस प्रकार की बाहरी परियोजनाएं और बाहरी जो निवेश है वो स्थानीय जो जमीन है उनका दोहन करके और वो उनके लिए यानी कि एक तरह से पूंजीपतियों के लिए तो कमाई का साधन बन गया, लेकिन स्थानीय लोगों को क्या मिला, क्या वहां पर रोजगार जनरेट हो पाएगा, इस प्रकार की जो आशंकाएं हैं वो अभी भी बनी हुई है। इसीलिए वो 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, वो 6ठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं कि संविधान की 6ठी अनुसूची में जो है उनको शामिल किया जाए ताकि इस प्रकार की कोई भी योजनाएं बनती है तो उसमें स्थानीय समूहों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सीधे तौर पर हर प्रदर्शनकारी ने जो अडानी अंबानी के नाम से जो विरोध न हो, यह व्यापक नैरेटिव कारपोरेट हित और स्थानीय अधिकारों के टकराव की धारणा जो है वो बना है। तो इस दृष्टि से भी यानी कि एक तरह से जो है ये वहां पर असंतोष है वो पनपा है। अब इसमें बात ये आती है कि जैन जी की यानी कि एक तरह से इसमें क्या भूमिका है, यानी जैन जी कौन है। वो पीढ़ी जो 1997 से 2000 के बीच में पैदा हुई है और ये पीढ़ी यानी कि जो है सोशल मीडिया, इंटरनेट की तीव्र गति और इसके साथ साथ में जिस प्रकार से अभी वर्तमान में रोबोटिक और एआई का यानी कि एक तरह से जो दौर है वो चला है, तो इस दौर में ये पीढ़ी है वो पली बड़ी है और ये काफी फास्ट है, ये तेज भी है और सोशल मीडिया सक्षम और तत्काल परिणाम चाहने वाली पीढ़ी है। तो लद्दाख में युवा समूह विशेषकर जो एपेक्स बॉडी है, जो युवा विंग है, ने आंदोलन में इसमें जो है निर्णायक भूमिका निभाई है। भूख हड़ताल को बढ़ाया, शटडाउन कॉल दिए और सोशल मीडिया पर आंदोलन को इन्होंने तेज है वो फैलाया है। तो युवा आधारित आंदोलन शांतिपूर्ण से हिंसक मोड़ ले सकता है जब लंबे समय से उपेक्षा और त्वरित कार्रवाई की चाह मिलती है। यह जैन जी की राजनीतिक प्रवृत्ति यानी तेज, नेटवर्केड और कभी कभी अधीर से मेल खाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पीढ़ी है वो तत्काल यानी कि एक तरह से जो है परिणाम है वो चाहती है, ये चाहती है कि तुरंत यानी कि एक तरह से, चूंकि अखबार वगैरह इस प्रकार से पढ़ना करना इस पीढ़ी का काम नहीं है, ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से या जो है व्हाट्सएप है और दूसरे अन्य जो इस प्रकार के यानी कि एक तरह से प्लेटफॉर्म है, इन्हीं को देखती है और इन्हीं से यानी कि एक तरह से जो है प्रभावित होती है और यहीं पर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो भी देती है। अब ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से जो है वो सरकार के पास में किस प्रकार के वैकल्पिक प्रावधान है या इसके ऊपर यानी कि एक तरह से क्या वो नीतिगत प्रावधान करे या उनको लागू करे, तो यह अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का ये स्पष्ट मत है कि जिनके ऊपर जो है सरकार को त्वरित है वो काम है वो करना चाहिए और इस दृष्टि से पारदर्शी बातचीत के लिए एक जो है प्रतिनिधि मंडल है वो बनाया जाए और केंद्रीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जो ले एपेक्स बॉडी, कारगिल प्रतिनिधि और युवा समितियों के साथ खुली वार्ता बातचीत के समय सीधे और सार्वजनिक रोड मैप का ऐलान करे। साथियों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये लेह लद्दाख का एरिया है, इसमें दो क्षेत्र आते हैं, एक कारगिल का जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और लद्दाख का जो कि बुद्धिस्ट बाहुल्य क्षेत्र है। अब इनमें यानी कि एक तरह से पहले तो
इनको आपस में धर्म के आधार पर लड़ाया गया कि यदि तुम एक होते हो तो तुम्हारी यानी कि एक तरह से जो है तुम्हारे संसाधन है वो कारगिल वाले ले जाएंगे, मुस्लिम ले जाएंगे। लेकिन अब इनको ये लगने लगा कि हम दोनों को लड़ाकर और इसका जो फायदा है वो पूंजीपतियों को जो है वो दिया जाने लगा है, या उनकी यानी कि एक तरह से ऐसी जो है मनसा है सरकार की जो है उनको ऐसी नजर आने लगी है। तब अब ये दोनों जो वर्ग हैं वो अब दोनों ही ये चाहते हैं कि इसका कोई संवैधानिक समाधान मिले और रियल में यानी कि एक तरह से उनकी स्थानीय भागीदारी हो, शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी हो, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और स्थानीय स्तर पर यानी कि एक तरह से चुनाव हो। केंद्र के द्वारा जो एलजी नियुक्त किया जाता है केवल वही यानी कि एक तरह से जो है उनका भाग्य निर्माता न हो, बल्कि वो वहां की जो जनता है वो खुद भाग्य निर्माता बने, वो सरकार बनाए और वो अपनी नीतियां खुद तय करे, उसके आधार पर यानी कि एक तरह से जो है शासन प्रशासन का संचालन हो। तो इस दृष्टि से यानी कि एक तरह से जो है ये जरूरी है कि इनके बीच में एक सही प्रकार से वार्ता की जाए और जो इनकी मांग है उस मांग के अनुसार इनकी जो बातें हैं वो स्वीकार की जाए। इसके साथ साथ में जो 6 शेड्यूल पर एक तकनीकी समीक्षा समिति है उसका गठन हो और संविधानविदों, स्थानीय प्रतिनिधियों, पर्यावरण विशेषज्ञों की संयुक्त समिति बने जो 30 से 60 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट दे और ये जो है इसमें हस्तक्षेप करने के बजाय केंद्र सरकार के द्वारा एक आपसी तालमेल और सामंजस्य के आधार पर जो है वो कोई जो हल इसका निकाले। इसी के साथ साथ में तत्काल प्रशासनिक जो राहत है वो शुरू किए जाए, यानी प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी रोजगार पैकेज घोषित किया जाए, अस्पताल खर्च का समर्थन मिले, जो आंदोलनकारी जो घायल हुए हैं उनको, जो लोग मारे गए हैं उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए और इसी के साथ साथ में जो है अति निर्भर युवाओं के लिए कौशल विकास योजनाओं की शुरुआत की जाए। इसके साथ साथ में आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की जो मांग है वो ये है कि स्थानीय संसाधन प्रबंधन पर जो है वो रोक लगे। जब तक संवैधानिक सुरक्षा रूपरेखा सुनिश्चित न हो तब तक बड़े कारपोरेट परियोजनाओं और खुदाइयों पर या उनके अलॉटमेंट पर जो है वो रोक लगनी चाहिए। इसी के साथ साथ में पुलिस को भी यानी कि एक तरह से रिफॉर्म और संयम पर ध्यान है वो देना चाहिए। कठिन आदेशों की समीक्षा होनी चाहिए। गोली और लाठी के उपयोग के स्पष्ट दिशा निर्देश और स्वतंत्र तफ्तीश हो और इस प्रकार की आगे घटनाएं न हो, इसके उचित प्रबंध है वो किए जाए। इसी के साथ साथ में जो डिजिटल डायलॉग है यानी जो जेनजी है, वो जो युवा जो लोग हैं उनको यानी कि एक तरह से जो सरकारी और जो सोशल मीडिया संवाद अभियान है वो शुरू किया जाए और युवाओं से नियमित खुली बैठकें की जाए और उनकी यदि कोई शिकायतें हैं तो इन शिकायतों का निवारण किया जाए और उनके साथ में यानी कि एक तरह से मित्रवत व्यवहार किया जाए ताकि उनको लगे कि सरकार यानी कि एक तरह से उनकी बात को सुन रही है। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए यानी कि एक तरह से सरकार को जो निर्णय है वो लेना चाहिए। तो हमारी ये स्पष्ट मांग है और साथ ही साथ निष्कर्ष के रूप में हम ये कहना चाहते हैं कि लद्दाख की घटनाएं बता रही है कि जब संवैधानिक मांगों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय अधिकार अनसुलझे रह जाते हैं तो जेएनजी की नाराजगी या जनता की जो नाराजगी है सड़कों पर हिंसक आंदोलन के रूप में फूटकर निकलती है। बीजेपी कार्यालय की आग जैसी घटनाएं साफ संकेत देती है कि आंदोलन में चरम तत्व पर भरोसा नहीं करते हैं। यदि सरकार ने शीघ्र, पारदर्शी और संवैधानिक समाधान न दिया तो यह आग अन्य संवेदनशील क्षेत्रों और राज्यों में भी फैल सकती है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। साथियों, मैं एक अपील और करना चाहूँगा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग है वो रखनी चाहिए और इसी पर भरोसा रखना चाहिए। तभी हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान जीवित रह सकता है। साथ ही साथ मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म विश्वास करते हैं तो आप हमारी पार्टी से जुड़ें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।